This conference will now be recorded. तो टॉपिक का नाम लिख दिया आप लोगों ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन समझने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी इसमें। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन दिख रही है? हेलो, यस सर, दिख रही है। ग्रेट। ठीक है, फिर तो वॉइस ब्रेक हो ज्यादा। आप क्योंकि 9 बज गए हैं तो हो सकता है जैसे नेटवर्क का इशू करेगा। चलो वीडियो देख लेना, जितना सुन सकता सुन लो अभी। ठीक है, बाकी इसके बाद मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो एक बार उससे भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉलोनिज्म के बारे में बताना है। कॉलोनिज्म क्या होता है? तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री अपने इकोनॉमिक पर्पज से यूज करती है। ठीक है, तो यूज नहीं कहेंगे, इनफैक्ट इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो अगर लिटरल मीनिंग देखो तो क्या लिखा है इसमें, एक टर्म आ रही है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो कंट्री हैं ए और बी। ठीक है, तो ए ने बी के यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो नेचुरल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए होगा? प्रॉफिट के लिए होगा, है ना? तो दूसरे देश को इस तरह से यूज करना कि वो उनके लिए प्रॉफिट का एक सोर्स बन जाए। ठीक है, तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट कहें, उपनिवेश क्यों कहें? तो उपनिवेश का मतलब ये भी हिसाब है कि इसको मैनेज करने के लिए, निवेश को मैनेज करने के लिए उस कंट्री को कंट्रोल करना भी है। जबकि निवेश में क्या होता है, कंट्रोल नहीं किया जाता। उपनिवेश में क्या होगा, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कंट्रोल भी किया, और कंट्रोल करने का पर्पस क्या था, यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को मैक्सिमम कैपिटलाइज करना, मैक्सिमम यूटिलाइज करना इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो भारत का कब्जा इसलिए नहीं कह रहा है कि सिकंदर की तरह हमें वर्ल्ड का राजा बनना है। भारत को इसलिए कब्जा कर रहे थे इंग्लैंड, ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग, कि ब्रिटेन के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहिए थे, इकोनॉमिक सोर्सेज चाहिए थे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग भी समझें और समझाएं कि उपनिवेश क्या होता है, कॉलोनिज्म क्या। ठीक है, अंग्रेजी में आप देखोगे तो कॉलोनी टर्म बनी है, कॉलोनी है। तो कॉलोनी का मतलब ये कि एक ऐसी जगह जहां पर हम उसे अपने इंटरेस्ट के लिए प्रमोट करते हैं, इंटरेस्ट के लिए उसे यूज करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी पर्सनैलिटी का यूज कर सकते हैं, पॉलिसी ला सकते हैं। ठीक है, तो और हो सकता है कि इसके लिए हम वहां पर अपना एम्पायर ही स्टैब्लिश करें। तो इससे ही क्या पैदा होगा, इंपीरियलिज्म पैदा होगा। तो कहा जाता है कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म
दो ट्विंस हैं। और बिल्कुल ठीक बात, किसी भी देश को आप अपना इंपीरियल बनाओगे, साम्राज्य बनाओगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यूज तो करोगे ना, उसका प्रॉफिट तो लोगे कहीं ना कहीं उससे, तो आपको उपनिवेश करना पड़ेगा, और उपनिवेश बनाओगे तो उसे आपको कंट्रोल करना है, तो साम्राज्य बनाओगे। जो क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत अच्छा है और एफए के लिए बहुत अच्छा है। तो कॉलोनिज्म और साम्राज्यवाद को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री मानना चाहिए, एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, जैसा कि हमने कहा, उपनिवेशवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। भारत जैसे देश क्या है, उस समय रॉ मटेरियल के बहुत बड़े सोर्सेज हैं और मार्केट के सोर्स, ठीक है। तो कॉलोनिज्म में आप दोनों तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हो, वहां से कच्चा माल ले जाते हो और उसी माल को मैन्युफैक्चर करके आप वापस उसी मार्केट में उसे सेल भी कर देते हो, ठीक है। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, किसी उपनिवेश पर राजनीतिक कब्जा बहुत जरूरी है। अगर आप वहां से मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हो तो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक, इतना समझ में आना चाहिए। तो ये सब करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में समय समय पर अपनी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, और उन्हीं को हम कॉलोनिज्म कह रहे हैं, उनके स्टेजेस कह रहे हैं। क्लियर है? तो कार्ल मार्क्स की बात करें तो इस आदमी ने भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी किया गया उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। कॉमर्शियल फेज, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यहाँ क्या लिखा है, औद्योगिक मुक्त व्यापार, आपको लिखना है इंग्लिश में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद, और समय भी लिखते जाना साथ साथ में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद। ओके, तो इस तरह से हमें ब्रिटिश की 3 पॉलिसीज पता लगती हैं, और कॉलोनिज्म स्टार्ट हो जाता है कहां से? 57 से। कब तक चलेगा? जब तक कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट फेज कंपनी तो 1608 में शुरू हो गई थी ना भारत में, सूरत में अपनी कोठी बनाई इन्होंने, कमर्शियल बेस बना दिया था, आपको बताया था 1608। तो फिर हम 1757 क्यों लेते हैं? अगर ट्रेड करने की बात है तो यहीं से शुरू हो जाना चाहिए। इसका जवाब दे सकते हो? या फिर 1608 क्यों लिखा है, नहीं लिखा है, 1757 लिखना पड़ा है? क्या रीजन हो सकता है इसका? अगर कॉलोनिज्म का मीनिंग ट्रेड करके बेनिफिट कमाना है, कोई जवाब देना चाहेगा? आपको वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक,
सर वो इसलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि अब पहले उन्होंने 10 लिया था जब, तो उसका वो मिसयूज भी तो कर ही रहे थे, तभी उन्होंने वहाँ पे किसी टेरिटरी को नहीं लिया था पहलगाम में। बट वो ट्रेड का परमिट मिला था, उससे ज्यादा तो ट्रेड कर ही रहे थे और प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे थे यहाँ से। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय केवल ट्रेड कर रहे थे, कोई भी पॉलिटिकल एक्विजिशन नहीं हुआ, ये मतलब है? उन्होंने कोई राजनीतिक कब्जा नहीं किया भारत में? यस सर। पहले वो यही मतलब हाँ। खुल के नहीं कर रहे थे टेरिटरी उड़ने के बाद, लेकिन वो ट्रेड तो बहुत ज्यादा कर ही रहे थे। हाँ, तो दो चीजें देखनी लायक है, जैसे हमने पहले भी कहा, ये चीज इसलिए समझने की जरूरत है कि मैंने पहले कहा कि उपनिवेशवाद तभी समझ में आएगा जब आप वहाँ इंपीरियलिज्म को लेकर आओगे, और इंपीरियलिज्म का सीधा मतलब है कि आप उस देश के टेरिटरी को अपने कब्जे में लोगे, और कब्जे में लेने का मतलब है कि वहाँ की पॉलिसीज आपके अकॉर्डिंग बननी चाहिए। ठीक है, तो 1608 से लेकर 1757 से पहले तक ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो उस फेज को हम कॉलोनिज्म नहीं मानते। ये प्रूव हो गया कि कॉलोनिज्म के लिए ट्रेड के साथ साथ होल्डिंग पावर भी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए होगी आपको। यहाँ समझ आया सबको? ज्योति प्रिया, 57 ही क्यों रखा गया है? ठीक है, तो अगर टर्म्स को देखते चलोगे ना तो काम आसान हो जाए, टर्म्स समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जनरली अभी तक इस तरह की टर्म्स नहीं देखी हैं, तो इसलिए जरूरी है आप लोग कि इन टर्म्स को थोड़ा स्पेसिफाई करो। एनीवे, तो 57 इसलिए क्योंकि प्लासी हो चुका है, प्लासी के बाद भारत पर पॉलिटिकल कब्जा उनका हो गया है। भारत मतलब यहाँ बंगाल टेरिटरी से है, और बंगाल में भी 24 परगना की टेरिटरी से है। फिर बक्सर होता है, जानते हो आप, बक्सर में उन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों को ले लिया है ना। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि मराठों को हराएंगे, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि वो टीपू को हराएंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि मराठों को हराएंगे। तो जैसे जैसे उनकी टेरिटरी बढ़ी है, ठीक है, उपनिवेशवाद और इंपीरियलिज्म भारत में बढ़ता चला गया। आगे समझ में आता तो ये तो समझ में आया कि 57 हम क्यों रख रहे हैं, 1813 क्यों रख रहे हैं, स्टार्टिंग डेट तो समझ में आ गई कि इसे रखा, तो फिर 1813 तक ही क्यों? इसका रीजन क्या हो सकता है? उसका जवाब इस में छुपा हुआ है, वाणिज्यिक चरण। ठीक है, कॉमर्शियल फेज। अब कॉमर्स का मतलब क्या होता है? आप में से कोई कॉमर्स का हो तो बता सकता है कि कॉमर्स का मीनिंग यहाँ पर किसी चीज को क्या है, आप सेल करो और बाइंग करो, खरीदो और बेचो, प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता आपको। बात समझ में आ रही है? कॉमर्शलिज्म में आज भी जो लोग कॉमर्स का पार्ट है वो भी चीजों को प्रोड्यूस नहीं करते, क्या करते हैं, केवल सेल करते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया है क्योंकि 1813 इसलिए क्योंकि कंपनी का व्यापार करने का जो मोनोपोली है वो खत्म हो गया। नहीं, मोनोपोली से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है कि इस समय तक कंपनी केवल इस मोड में थी भारत में कि यहाँ से कच्चा माल ले जाए, बाय करे, इंग्लैंड में जाकर सेल करे, वहां से फिर बाय करे और इंडिया में आकर फिर सेल कर दे। तो आपके इस टर्म में ही जवाब छुपा हुआ है, वाणिज्य चरण।
क्लियर है जवाब? यानी इस समय तक कंपनी ने भारत में प्रोडक्शन सिस्टम को इंक्रीज या सपोर्ट नहीं किया है, केवल सोना चांदी और रेवेन्यू यहां से ले रहे हैं और प्रॉफिट कमा के इंग्लैंड भेज देते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे होंगे इंडिया में। भाई जैसे आज कोको कोला है ना, या विदेशी कोई भी कंपनी आप सोच लो, तो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है ना, तो निवेश भी करेगी इंडिया में, उसे फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी कोक की। ठीक है, तो इस फेज में हमें यही चीज प्रोमिनेंटली देखनी है। आपके सामने वो स्लाइड है जो ये सब बता रही है कि यहाँ कॉमर्शियलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो जो मैंने समझाना तो आपको समझा दिया, बाकी अब ये लिखा होगा आपके सामने, एक बार आप रीड कर लें इसे। इस फेज में विशेषताएं क्या है? कंपनी ने कर लगाया है यहाँ, ठीक है, और खजाना बढ़ाया है। कंपनी पूरे भारत में कब्जा करना चाहती है, कर रही है। वहां की जो इनकम है वहां पर कंपनी का नियंत्रण है, यह भी सत्य है। इसके अलावा वो अलग अलग राजाओं की कैपिटल को भी हड़प रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस फेज को इकोनॉमिक लूट कहते हैं। और क्या विशेषता है? यहाँ कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब आप लिख रहे होंगे तो क्या समझाएंगे? कॉमर्शियलिज्म का मीनिंग, और फिर भारत में कंपनी का कॉमर्शियलिज्म दिखाना है आपको कि 57 से पहले कंपनी सोना चांदी लाती है और माल ले जाकर चली जाती है, भारत को फायदा हो। लेकिन इस फेज में हमसे ही टैक्स लिया, यानी हमारा ही पैसा लिया, उसी को यहाँ निवेश किया, यानी उसी टैक्स के पैसे से यहाँ की कच्चे माल खरीदे, इंग्लैंड को भेजे, वहां से जो बन गया उसे लेकर इंडिया में लाकर फिर से सेल कर दिया, यानी दोनों में फायदा ही फायदा। और टैक्स भी कैसा मिल रहा था? क्या सरकार को पैसा खर्च करना पड़ रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए क्या पैसा खर्च करना पड़ा? शुरुआत में नहीं करना पड़ा। आपने कल देखा था रेवेन्यू पॉलिसीज, सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही, तो हर तरह से लाभ ही लाभ है। ये बात समझ में आ रही है? कैसे ये लूट का काल है, क्योंकि लूट में आदमी निवेश नहीं करता बल्कि हर तरह से लेने की कोशिश करता है। अगर आपसे कोई पैसा लूटे तो क्या बदले में कुछ देता है आपको? नहीं देता ना। और आपने कोई निवेश करे तो फिर आपसे कुछ लेता भी, तो बदले में आपको कुछ देता भी है। भाई आपके फादर आपको उस समय लूट रहे हैं, आपको निवेश कर रहे हैं, मेरा पेरेंट्स, वो आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो लूट शब्द का मतलब है कि सामने वाले से सब कुछ ले लो बिना कोई लागत लगाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, जितना ले सकते हैं। तो भारत में उन्होंने इस तरह से इस लूट के फेज को जन्म दिया, यानी कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम यहां दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो स्लाइड में नहीं है, केवल कुछ चीजें हैं, तो वो जरा समझानी है कि यहाँ से कर लेकर कच्चे माल को खरीदना, कर में कोई पैसा नहीं लगा, पैसा कर के लिए कोई खर्चा ना करना, माल को सस्ते में खरीदना क्योंकि उसका शासन है, सस्ते माल को खरीद कर इंग्लैंड भेज देना और वहां से आने वाली चीजों को फिर सेल करना, और वो भी कैसे? सस्ते में। सस्ता क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों का जो माल है उस पर क्या लग रहा है? टैक्स।
तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, क्योंकि उनका मार्केट भी, उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल भी अच्छे से हो रहा है, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता है, यहाँ के लोगों को अपना प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है। तो इस तरह से टोटल लूट है हर तरीके से, इसीलिए इंपीरियलिज्म लाया जाता है। अगर आपको अपनी कॉलोनी चलानी है तो आपको क्या करना होगा, उस देश को जीतना भी होगा। इसे जीता जाता है कि आप जो चाहें मनचाहे ढंग से कर सकते हैं। तो आई थिंक अब स्पष्ट होना चाहिए कि इस कॉमर्शियलिज्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि इतना आसान नहीं है, समझने की जरूरत है आपको। सेकंड फेज क्या है और कहां से शुरू हुआ है? तो पहले ठीक कहा था, शुरू कहां से हो रहा है? जब 1813 के चार्टर से कंपनी का इंडियन ट्रेड पर मोनोपोली क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। ठीक है, तो इससे इंडस्ट्रियलिज्म का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये है कि ये कह देगा कि इंग्लैंड के जो अन्य व्यापारी हैं वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्शन करें और चलाएं, क्योंकि अन्य जो ट्रेडर्स हैं या व्यापारी हैं वो इतने पैसे वाले तो नहीं है कि यहाँ से माल ले जाए कच्चा, वहां जाकर बेचे और फिर लाकर बेचे। तो उससे अच्छा क्या था कि वो यही फैक्ट्री लगाएं, यही इन्वेस्टमेंट करें और यही प्रोडक्शन करके कच्चे माल का यही बेच दें। इसका मतलब कंपनी को कुछ ना कुछ निवेश यहाँ, कंपनी के अलावा जो व्यापारी वहां से आएगा इंग्लैंड से, उसे निवेश तो करना ही पड़ेगा, चाहे शोषण करेगा लेकिन वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि ये शोषण का नया रूप है, तो होगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई। कारण भी स्पष्ट है, इंग्लैंड के साथ क्यों करना पड़ा, उसका कारण आपके सामने है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उसके पश्चात क्या हुआ था, कुछ समस्याएं आने लगी। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो औद्योगिक का मतलब समझ में आ गया, उद्योग लगाकर व्यापार करना। तो यहाँ कंपनी और अन्य व्यापारी इंग्लैंड के इंडिया में इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं या लगा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसी कंपनी लगाओ जिससे इंग्लैंड के मुख्य बाजार को, मुख्य मार्केट को फायदा पहुंचे। तो कॉलोनिज्म में आप दूसरे देश को एज ए सबऑर्डिनेट मार्केट के रूप में यूज करते हैं, अधीनस्थ बाजार। तो इंग्लैंड के लिए भारत क्या है उस समय, अधीनस्थ बाजार है। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी था कि अगर जब तक इंडियन इंडस्ट्रीज खत्म नहीं होंगी तब तक इंग्लैंड की इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती। तो हमारा जो भी आर्टिसेंस है वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया, आपको पता है कि इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो महंगे हैं, टैक्सेस लग गए हैं उसमें बहुत सारे। इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स विदाउट टैक्सेस सेल हो रहे हैं तो उनकी कॉस्ट कम आ रही है, प्लस मशीन से पैदा कर रहे हैं इसलिए अच्छा और टिकाऊ है, बल्क प्रोडक्शन की वजह से सस्ता है। ठीक है, तो यहाँ सिल्क इंडस्ट्रीज समाप्त हो जाएंगी। सिल्क इंडस्ट्रीज का मतलब समझो कि जैसे इंग्लैंड के लोग बंदूक लेकर आया भारत में, सपोज करो बड़ी बड़ी अच्छी बंदूक लेकर आए, तो इससे तलवार का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बंदूक केवल कौन बना रहा है, ब्रिटेन के लोग बना रहे हैं, तलवार भारत के घर घर में बनती थी, ये समझ लो। ठीक है, कारपेट है, यहाँ मैनुअली बनता था, इंग्लैंड से मशीन से बन के आ रहा है, सुंदर भी है, अच्छा भी है। तो इस तरह से जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो जा रही हैं। ठीक है, इसे ही आगे लिखेंगे आप, स्लाइड में नहीं है वो,
इसे ही फ्री ट्रेड पॉलिसी फेज कहते हैं, मुक्त व्यापार की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या किया इसमें उन्होंने? इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया, क्योंकि जो फैक्ट्री लग रही थी वो फैक्ट्री ऐसी क्रॉप चाहती थी जिसका इमीडिएट यूज कर लिया जाए। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना। और क्या किया इसके लिए कंपनी ने? इसके लिए कंपनी ने देशी रियासतों को अपने कब्जे में लेने के लिए प्लान बनाया। हड़प नीति उसी का एक हिस्सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्योंकि अब बड़ा मार्केट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देशी राजाओं को हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो अजीब अजीब से नियम बनाकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम क्या था, गोद नहीं लेना। तो ऐसे नियम भी बनाए गए जिनका कोई लॉजिक उस समय नहीं था पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बड़ी रियासतें थी, पैसे वाली रियासतें थी, काफी जनता थी, तो उनको वहां से कब्जे में लिया, अपने एरिया को एक्सपेंड किया। यानी कुल मिलाकर हड़प नीति का पर्पस इस फेज में प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट की खोज करना है। ठीक है, कहा जाता है कि इस फेज में इंडिया का